back in the second part of the video. So हम सेकेंड पार्ट में टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के जो है नेक्स्ट पार्ट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं. सो लेट्स बिगिन. चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के, विच इज पारस्परिक अध्ययन, पारस्परिक संबंध अध्ययन या फिर आपका इंटर रिलेशनशिप स्टडीज. ओके, जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हम बेसिकली जो वर्तमान में घटनाएं घटी हैं या घट रही हैं उनमें जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में आपस में किस तरीके का संबंध है, किस तरीके से वो एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, ये सब जानने के लिए हम जो है पारस्परिक अध्ययन करते हैं, पारस्परिक संबंध अध्ययन करते हैं. तो इसको भी हम कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे कि आपका केस स्टडीज के अंडर आता है. आपने इसका नाम अलग से सारे स्टूडेंट्स ने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा. फिर उसके बाद आपका कैजुअल कंपैरेटिव स्टडी आता है, फिर कोरिलेशन एंड प्रेडिक्शन स्टडी आता है. ठीक है, तो ये सारी जो है ये आपका क्रॉस कल्चरल और कंपैरेटिव स्टडीज जो है वो आता है. सो ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो आपके इंटर रिलेशनशिप स्टडी से जुड़े हुए होते हैं. इसके बारे में एक एक करके अब हम डिस्कस करते हैं. सो हम बात करते हैं केस स्टडी की. ओके, सब केस स्टडी वर्ड सुनते ही थोड़ा सा आपको लग रहा होगा जैसे कि हम थोड़ा सा मेडिकल फील्ड के बारे में, मेडिकल फील्ड में हम इसका यूज करते हैं. सो डेफिनेटली सबसे पहले इसका यूज जो है वो मेडिकल फील्ड में किया जाता था या अभी भी किया जाता है कि जब भी आप डॉक्टर्स के पास जाते हो तो वो आपकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है, जो मे बी आपकी बीमारी से संबंधित हो सकती है या फिर जो डॉक्टर को लगता है कि मे बी आपके हेरिडिटरी से रिलेटेड हो सकती है या ये आपको ट्रांसमिटेड जो डिसीज है, तो या फिर फॉर एग्जांपल कोई मानसिक बीमारी है तो किस तरीके का आपका पारिवारिक या सामाजिक माहौल है जिससे कि आप प्रभावित हुए हो और आप पर उसका इतना ज्यादा इफेक्ट हुआ है. ये सारी चीजें जानने के लिए डॉक्टर पहले पेशेंट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और उसी के बाद वो किसी कंक्लूजन पर पहुंचता है कि क्या प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर पेशेंट को हो सकती है या फिर क्या मैं सॉल्यूशन इसका दे सकता हूँ, क्या क्या ऑप्शन मैं अपने पास लेकर चल सकता हूँ. धीरे धीरे इसका यूज सोशल साइंसेज में भी होने लगा. सिगमंड फ्राइड ने अपने जो पेशेंट थे उनके ऊपर इसका बहुत ज्यादा यूज किया उनकी बीमारी को ठीक करने के लिए. कारणात्मक तुलनात्मक अध्ययन है वो बेसिकली यदि कोई घटना घटित हो रही है तो उस घटना के घटने का कोई कारण है और हमें कुछ बंच ऑफ इवेंट्स को अगर हम एक साथ रखें जो कि सिमिलर है और फिर हम देखें कि उनमें क्या चीज है जो समान है, तो इस तरीके की जो खोज होती है वो आपकी कारणात्मक तुलनात्मक अध्ययन कहलाता है. बेसिकली जॉन स्टुअर्ट मिल की जो साइंटिफिक मेथड्स थे उससे ये विधि बहुत ज्यादा प्रभावित है. इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि 3 व्यक्ति हैं X, Y एंड Z. अचानक से वो डॉक्टर के पास आते हैं, बीमार पड़ गए हैं. डॉक्टर उनसे पूछता है कि आपने क्या क्या किया था, क्या क्या खाया था, आपका पूरा दिन क्या रूटीन रहा था, ये सारी चीजें डॉक्टर आपसे पूछता है. तीनों ही अलग अलग चीजें बताते हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल वो बताते हैं कि हमने इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में ये पर्टिकुलर डिश खाई थी. तो जो सिमिलैरिटी मिलती है वो उस डिश की मिलती है. तो डॉक्टर एक कंक्लूजन पर पहुंचता है कि मे बी इनको फूड पॉइजनिंग हुआ है उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के पर्टिकुलर डिश की वजह से. में ये चीज याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरी है कि
हम इस विधि का यूज केवल उन्हीं स्थिति में कर सकते हैं जब हम वेरिएबल्स में किसी तरीके का मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, हम कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं कर सकते। जो स्थिति हमारे पास पहले से मौजूद है उन्हीं स्थितियों के आधार पर हमको अध्ययन करना है, तब ऐसी स्थिति में ही हम इस रिसर्च का जो है वो यूज करते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज आपका सहसंबंध और प्रायोगिक अध्ययन यानी कि कोरिलेशन एंड प्रेडिक्शन स्टडीज। तो अगर आप आज देखेंगे तो जितने भी मेथड्स हैं उन सारे ही मेथड्स में हम कोरिलेशन की अलग अलग जो भी हम रिसर्च करते हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर हम कोरिलेशन के अलग अलग विधियों का यूज करते हैं। तो ये विधि किस तरीके से बाकी विधियों से अलग है, यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करते हैं। सो आपको समझ में आ रहा है कि कोरिलेशन या फिर प्रिडिक्शन स्टडीज, दैट्स मीन कि जो दो वेरिएबल हैं उनके बीच में कोरिलेशन है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। ओके, तो चलिए हम इंटररिलेशन स्टडी के लास्ट टाइप पर आते हैं, जो कि है आपका व्यक्ति सांस्कृतिक या तुलनात्मक अध्ययन। ओके, दैट्स मीन कि क्रॉस कल्चरल एंड कंपैरेटिव स्टडीज। सो जब हम किसी एक सोसाइटी पर कोई एक रिसर्च करते हैं और उससे हमको जो भी कोई कंक्लूजन प्राप्त होता है, हम बोलते हैं कि क्या ये कंक्लूजन हम किसी दूसरी सोसाइटी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जो रिजल्ट हमको प्राप्त हुआ है, क्या किसी दूसरी स्थिति में दूसरे व्यक्तियों के समुदाय और समूहों पर भी क्या हम उसको इतने ही इजीली अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस तरीके की जो स्टडी होती है वो आपकी क्रॉस कल्चरल यानी कि कल्चर से रिलेटेड स्टडी होती है, जिसमें कल्चर भी एक फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक कम्युनिस्ट कंट्री, फॉर एग्जाम्पल आप रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया ले सकते हो, उसकी एजुकेशन सिस्टम को ले, और उसके बाद हम डेमोक्रेटेड कंट्री फॉर एग्जाम्पल इंडिया, यूएसए, यूके, इन कंट्रीज को लीजिए और उनका जो एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर रिसर्च कर किसी एक कंक्लूजन पर पहुंचिए। और फिर आप जो राइटर है, जो रिसर्चर है, वो सबसे पहला क्वेश्चन खुद से यही करेगा कि क्या जो मैंने रिसर्चेस किए हैं इन रिसर्चेस का यूज में जो अदर कंट्रीज हैं उनके ऊपर भी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। सो डेफिनेटली आप देखेंगे कि जब हम कंपैरेटिव एजुकेशन पढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं कि जापान का एजुकेशन सिस्टम, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, चाइना का एजुकेशन सिस्टम काफी हद तक एक दूसरे से अलग है। ठीक है, तो हम किस लेवल तक उसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कुछ चीजें हैं जैसे RTE है, यूनिवर्सल एजुकेशन राइट जो है वो पहले से ही बहुत सारी कंट्रीज में अप्लाई था। फिर बाद में अदर कंट्रीज ने भी सोचा कि हमको भी अप्लाई करना चाहिए, लेकिन उसको अप्लाई करने में उनको बहुत टाइम लगा। क्यों? क्योंकि उनको वो सिचुएशन क्रिएट करने में बहुत टाइम लगा। तो ये सारी चीजें जानने के लिए हम क्रॉस कल्चरल स्टडी करते हैं, जहाँ पर हम अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग राज्यों और राष्ट्रों की जो विविधता है उसके आधार पर ही हम जो कंक्लूजन हमको रिसर्चेस में प्राप्त हुए हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं।